कार्टेशियन प्लेन का समझ में आता है। कार्टेशियन प्लेन पे हम दो एक्सिस से डिवाइड करते हैं। कौन सा बेटा? एक होता है आपका, ये आपकी कौन सी होती है बेटा कार्टेशियन प्लेन में? कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री में हम लोग कोऑर्डिनेट्स हम जान चुके थे। कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री में दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक होता है एक्स कोऑर्डिनेट, एक होता है वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का फंड हम ऑलरेडी जानते हैं कि पहले एक्स आता है फिर दूसरे नंबर पे वाई आता है। जहाँ पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ओरिजिन। क्या ये बात समझ में आती है? चल, ओरिजिन के एक्स एक्सिस पर, ये कौन सी एक्सिस है बेटा? एक्स एक्सिस। और ये कौन सी है? वाई एक्सिस। एक्स एक्स, हाँ, एक्स एक्सिस पे इस साइड पे राइट हैंड साइड पे क्या आते हैं? पॉजिटिव नंबर आते हैं। साइड हो जो कैसे नंबर आते हैं बेटा? पॉजिटिव नंबर आते हैं। तो 1 2 3 4 चला। इधर भी वाई एक्सिस पे पूरे कौन से नंबर आते हैं? 1 2 3 4 क्या आते हैं? पॉजिटिव नंबर आते हैं। और इधर कितने आएंगे? नेगेटिव नंबर आएंगे। हाँ ना बोल। और इधर भी नेगेटिव आएंगे। ठीक है, इधर नंबर देखो बेटा क्या आएगा? 1 2 3 4 1 2 3 4। बताओ गलती क्या है? इधर माइनस के होने चाहिए। बहुत बढ़िया। एक स्टैंडर्ड फॉर्म बता रहा हूँ, ये नंबर हमेशा लाइन के नीचे होने चाहिए। यहाँ मैंने ओरिजिन लिख दिया, इसकी वजह से मैंने ऊपर लिखने पड़े, पर नंबर कहाँ होने चाहिए? लाइन के नीचे होने चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर तुम ऊपर भी लिख दोगे, पूरा सीक्वेंस ऊपर में लिख दोगे तो गलत नहीं होगा। ठीक है, याद रखेंगे। चलो यहाँ बोलो 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ओके, चलो हमको इतना पता था कि ये कोऑर्डिनेट्स लगाना हमको पहले से 9th क्लास में भी आते थे। दूसरी बात, हमको पता है कि ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। इज इट ओके? चलो इसको क्या बोलेंगे बेटा? सेकेंड क्वाड्रेंट। इसको थर्ड क्वाड्रेंट। डन। और इसको बोलेंगे बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट। इज इट ओके बेटा? ये हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट हो गए। क्वाड्रेंट के हिसाब से मुझे क्या पता होना चाहिए? किस क्वाड्रेंट में कैसा एक्स और कैसा वाई आता है। सबसे पहली बात, एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एक्स एक्सिस का नाम क्या होता था? एक्स कोऑर्डिनेट, आना बोल। और बोल अब्सिसा, ससा सिसी, थोड़ा याद रखना पड़ेगा। चलो चलो, एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं बेटा? एक्स कोऑर्डिनेट या फिर अब्सिसा। और वाई कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलेंगे? वाई कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट बोल दो या फिर ऑर्डिनेट बोलो। क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्डिनेट। ये हमें ऑलरेडी पता होना चाहिए। चलो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट ये हो गया। एक्स कोऑर्डिनेट को हम एक्स एक्सिस और एक्स कोऑर्डिनेट या फिर हम उसे अब्सिसा भी बोलते हैं, और वाई कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट बोलते हैं। इज इट ओके बेटा? चलो, फर्स्ट क्वाड्रेंट को अगर मुझे चेक करना है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे अपने आप को खुद को रख के महसूस करो। तो आपको क्या दिख रहा होगा? सबसे पहले मुझे एक्स को देखना है। एक्स पे मुझे सारे नंबर कैसे दिख रहे हैं? पॉजिटिव। तो एक्स पे सारे नंबर कैसे आएंगे बेटा? पॉजिटिव। वाई पे सारे नंबर कैसे दिख रहे हैं? पॉजिटिव। याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको ऑर्डिनेट्स देख के ही पता चल जाएंगे वो सारे। सेकंड क्वाड्रेंट में देखो, एक्स कोऑर्डिनेट कैसे दिख रहा है? नेगेटिव। वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो, एक्स कैसा दिख रहा है? नेगेटिव। वाई भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो, वाई कैसा दिख रहा है? वाई नेगेटिव और एक्स पॉजिटिव। क्या सीक्वेंशियल आपको याद रहेगा? ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। कोई भी पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा ये मुझे ऑलरेडी पता है। डन है। चल, वाई कोऑर्डिनेट, और जब भी किसी के कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं, किसी भी पॉइंट के क्या लिखे जाते हैं बेटा? कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं। वो कैसे लिखे जाते हैं? एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई लिखे जाएंगे। कोई इशू इसमें नहीं। सपोज डेट हमको मान लो P पॉइंट करना है, तो x1 और y1, अगर मुझे कहीं Q करना है तो x2 और y2 के नाम से लिखना सही रहेगा। हाँ ना बोल। अगर मान लो x1 y1 दोनों अलग अलग वैल्यूज़ होंगी, P पॉइंट कहीं होगा वहाँ x1 और y1 की वैल्यू होगी, और जहाँ पे Q पॉइंट होगा वहाँ x2 और y2 की वैल्यू होगी कहीं पर। तो इसका मतलब है कि दोनों वैल्यूज़ अलग अलग होंगी, है ना। चलो, तो यहाँ पर x और y1 मतलब हमने दो पॉइंट्स लिए, एक P का और Q का, और दोनों की वैल्यूज़ अलग अलग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लिख दी जाएंगी या फिर इस कार्टेशियन प्लेन पे बना दी जाएंगी। ये सब तो हम, अच्छा एक पॉइंट और, इससे पहले हम आगे बढ़ें, एक पॉइंट और।
इफ एनी पॉइंट lies on x axis then coordinates क्या रहेंगे बेटा? अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उस पर कौन सा कोऑर्डिनेट पॉइंट जीरो रहेगा? y, है ना? तो यहाँ पर एक फिक्स है, ये तो जीरो रहने वाला है, x जो भी होगा वो अपने हिसाब से दिखा दिया जाएगा, ठीक है? अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका y कोऑर्डिनेट कैसा रहने वाला है? जीरो रहने वाला है। सेकंड, इफ एनी पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस देन कोऑर्डिनेट, तो अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका कोऑर्डिनेट कैसे होने वाला है? x जीरो होने वाला है। y एक्सिस पर x कौन होगा? जीरो होगा, y जो भी इसके आपसे वहाँ पे पॉइंट होगा वो आएगा। इज इट ओके? क्या ये सारी बातें हम ऑलरेडी 9th क्लास में सीख के आए थे नहीं आए थे? चलो, अब इसमें जो बात करेंगे वो कुछ अलग होगी, ठीक है? तो पहले तो ये नोट कर लो अपना जल्दी से। क्या बेटा? जल्दी से एक थोड़ा सा पार्ट नोट कर लो। डिस्टेंस फॉर्मूला पहली बार आया, पहला क्वेश्चन है कि डिस्टेंस फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट कहाँ पर? 9th क्लास में हमें सिर्फ कार्टेशियन प्लेन पे कोऑर्डिनेट्स लिखना सिखाई है ना? और अब 9th क्लास की न्यू बुक में वो चीज़ अच्छी है, कोऑर्डिनेट्स तो लिखना सिखा रहा है, साथ साथ में कोऑर्डिनेट्स का मतलब भी बता रहा है। अब फिजिकली मतलब एक्टिविटी के हिसाब से, सपोज दैट इस कोऑर्डिनेट को मैं ओरिजिन मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? ओरिजिन, ठीक है? और ये मान लेता हूँ एक्स एक्सिस, कोई मान लो ये, अगर चलो ये एक्स एक्सिस मान लेता हूँ, ये वाली हम वाई एक्सिस मान लेते हैं। इज इट ओके? चलो, और ऐसा मान लेते हैं कि हर ब्रांच तुम्हारी एक नंबर है, 1 2 3 4 5 इस टाइप, ठीक है? अब एक थोड़ी सी इमेजिनेशन पॉकेट करो कि अगर वो y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, सपोज दैट, है ना? अब ये कोमल जहाँ बैठी है वो ऑलमोस्ट 1/3 4th वाली लाइन पे बैठी है, मतलब y की 4th लाइन पे बैठी है, और वो x कोऑर्डिनेट पे अगर देखो तो वो पहली नंबर पे बैठी है क्योंकि बहुत क्लोज है ना? जैसे मान लो तो ये नंबर तुम्हारा 0 था, ये 1 है और ये 1 के सामने आ रही है, बट y में ये कौन सी लाइन पे आ रही है? 4th लाइन पे आ रही है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 1,4। अगर मैं 1,4 बोल लूं और ये कंडीशन रूम वाली कंडीशन में अप्लाई कर दूं तो 1,4 से मुझे इतना समझ में आएगा कि जिस कॉर्नर से वो नापा गया है उसमें वो वहां बैठी मिलेगी, चाहे वो वहां बैठी होगी चाहे नहीं बैठी होगी, भविष्य में वहां से चली भी जाएगी, पर 1,4 आपको वो इंडिकेशन देता रहेगा कि हाँ वो वहां बैठी है। इज इट ओके? जैसे सीट पे वो लोग बैठे हैं तो तुम्हारे कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1,5, इसका क्या होगा? 2,5, क्योंकि ये उसी सीट पे 2 नंबर पे आके बैठी है, x के 2 पे और y 5 पे, 2,5, ठीक है? मान लेते हैं ये यहाँ पे 5 नंबर है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 5,5, x में 5 और वो y में 5। इज इट ओके? समझ में आता है? तो ये कोऑर्डिनेट्स चल के तो रियल लाइफ में भी काम चल रहा है। हमने आपको एक इस रूम को कोऑर्डिनेट्स पे बांट दिया जो कि आसान भी था, मैं एक कुन्ना पकड़ूंगा, कुन्ने पे ओरिजिन मानूंगा और y और एक्सिस को मान के हमने कोऑर्डिनेट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। उन कोऑर्डिनेट्स के आधार पर आपकी लोकेशन पता लगाना स्टार्ट कर दिया। रियल लाइफ एग्जांपल हुआ। अब बात आती है कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला बताता है कि बेसिकली स्टार्टिंग डिस्टेंस फॉर्मूला से काम होगी। स्टार्टिंग ऐसे हुई, ये आपका क्या था बेटा? ओरिजिन, है ना? एक पॉइंट पर किसी ने लिया, सपोज इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट थे x, y। कौन से कोऑर्डिनेट थे? x, y। अब मुझे एक बात बताओ, बहुत दिमाग लगा के बताना कि x, y का मतलब क्या होता है? जो कोऑर्डिनेट x पे x, इस कोऑर्डिनेट का नाम सपोज मैं p ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? p, है ना? इस x कोऑर्डिनेट जो p कोऑर्डिनेट है वो ये बता रहा है मैं x एक्सिस पे कितना चला? x चला। कितना चला? x चला। आना मैं फिर उस पॉइंट पे जाकर मैं y पे कितना चला? y चला। आना, यही तो बात बोली गई। अगर मैं x कोऑर्डिनेट जो p का कोऑर्डिनेट वहां पे बैठा है, उस पॉइंट पे बैठा है, सपोज तुम वहां हो, तो x पे कितने कोड चले? 5, और y पे कितने चले? 5। तो x पे चला और y पे चले का मतलब हुआ, है ना? लेकिन बात आती है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हुआ, पता चल गया ना भाई x 5 चला हुआ तो बोल दूंगा 5 मीटर चला। अगर मैं मीटर में लिख रहा हूं तो, अगर मैं इसको मीटर में लिख रहा हूं तो बोल दूंगा 5 x में चला और 5 किस में चला?
y में चला। ये समझ में आया? पर डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बता रहा है? डिस्टेंस फॉर्मूला बताता है कि आप जिस पॉइंट से चल रहे थे और जो पॉइंट पे आप पहुंचे हो उसके बीच की डिस्टेंस कितनी है। या फिर हम अगर सिंपल टर्म में बोले, एक आपको मोशन में पढ़ाया था डिस्प्लेसमेंट, पढ़ाया था। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल से फाइनल। क्या बोला था? इनिशियल से फाइनल की बीच की दूरी निकाल दो। दैट्स कॉल्ड डिस्टेंस, या फिर हम डिस्प्लेसमेंट बोलते थे। वहां पर कोऑर्डिनेशन आपको वही सिखा, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री ने उसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया। अगर ये एक्सप्लेन नहीं होता तो आपका मोशन में वो टर्म नहीं बनता। तो मोशन बना इसकी वजह से मैथमेटिक्स नहीं बना। मैथमेटिक्स में ये था इसीलिए वो मोशन का चैप्टर वहां बना। समझ में आया? चलो अब समझो। आपको पता है कि इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या है, इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या है। मुझे इसकी डिस्टेंस निकालनी, दोनों को मिलाना पड़ेगा। आना बोल, मिलाना पड़ा। एक लॉजिक है बेटा, सिंपल तरीका। एक्स और वाई एक्सिस दोनों को काटा जाता है तो ये कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है। आना बोल। तो ये एंगल भी कितना बनेगा? 90 डिग्री। मैं इसको बोल देता हूँ बेटा ओ पी क्यू। चलेगा? ट्रायंगल का नाम। ओरिजिन तो ओरिजिन है 0,0। इज इट ओके बेटा? आना बोल। ओरिजिन को 0,0 बोलेंगे, ओरिजिन को क्या बोलेंगे? 0,0। ये क्यू पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे है, मतलब एक्स एक्सिस पे है इसमें। तो यहाँ पर एक्स तक चला, फिर यहाँ पर चला। तो ट्रायंगल पी ओ क्यू इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। आना बोल। सही बात है, 90 डिग्री का एंगल बन जाए तो राइट एंगल ट्रायंगल तो होगा ही होगा ना। बोल, समझ में आया? थोड़ा दिमाग लगाया रहना। ये एक्स डिस्टेंस है, चला। ये वाई डिस्टेंस है, ऊपर चला। ये है आपकी एक्चुअल डिस्टेंस बी से। क्या बोलेंगे बेटा? फिजिक्स में ये डिस्टेंस क्या बेटा? डिस्टेंस फ्रॉम व्हाट? ओरिजिन से, है ना। ओरिजिन से उस पॉइंट की कितनी दूरी है ये बता रहा है डी। क्या बता रहा है डी बेटा? कि ओरिजिन से इस पॉइंट की दूरी कितनी है। ओरिजिन से इस पी पॉइंट की दूरी कितनी है ये बता रहा है। ठीक है, तो ओपी वो डिस्टेंस है। हाँ ना बोल। ओपी वो डिस्टेंस है। ओपी क्या है? डिस्टेंस। अब इसमें लगाऊंगा पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाऊंगा? पीजीटी इन ट्रायंगल। कौन सा? पीओक्यू। पीओक्यू में क्या लगाऊंगा? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस कौन है बेटा? ओपी। ठीक है, बेस का स्क्वायर ओक्यू और इसका स्क्वायर पी क्यू। ओपी कितना है? डी माना है हमने। ठीक है, तो डी का स्क्वायर। ओ क्यू कितना है? एक्स का स्क्वायर और पी क्यू कितना है? वाई का स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितना है बेटा? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। इज इट ओके बेटा? कोई प्रॉब्लम इसमें? और इस पे साथ साथ में इसी कंसेप्ट को यूज करूंगा मैं आगे एक सेट वाली क्वेश्चंस के लिए। तो बहुत समस्या हो जाती है। इधर वर्ड शब्द देखिए, ये कौन सी एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस सबको पता है। एक कोऑर्डिनेट आपका यहाँ पर मान लो P है और एक कोऑर्डिनेट आपका यहाँ पर Q। कोई प्रॉब्लम इसमें? P के कोऑर्डिनेट्स हैं। अच्छा, ऐसा एक थोड़ा सा जैसे कंफ्यूज हो जाता है, मैं एक काम कर लेता हूँ। P को थोड़ा आगे मानो चलेगा, है ना। उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 और y1। चलेगा। इसके नाम क्या दे दिया? x1 और y1। इसका ले लूंगा मैं x2 और y2। डन। अब एक बात समझ, अगर हम थोड़ा लॉजिकल इसके फिगर को एनालाइज करने चले गए तो ऐसा लगेगा ये x1 यहाँ आना है ना, और y1 यहाँ। डन। मतलब ये वाली जो हाइट है वो y1 कहलाएगी और ये वाली हाइट है वो x1 कहलाएगी। इज इट ओके? चलो, इस कोऑर्डिनेट को अगर मैं नीचे लेके जाऊँ तो ये वाली जो हाइट है वो क्या कहलाएगी बेटा? y2 कहलाएगी, है ना। और ये वाली जो हाइट लेंथ है कहलाएगी x2। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? क्लियर? तो अगर मैं इसको ट्रायंगल फॉर्म में बनाना स्टार्ट करूँ
ये बनेगा, है ना। वो ट्रायंगल कुछ ऐसा बनेगा, है ना। और ट्रायंगल में ये 90 डिग्री का बनेगा, एक्स और वाई लिखी जाते तुम्हें पता है। इसका नाम लिखता हूँ, पी क्यू तो हो गया, ये वो ले लेता हूँ, चलेगा, ठीक है। तो ट्रायंगल पी ओ क्यू, ठीक है। जहां पर मैं पीजीटी लगाऊंगा, पीजीटी लगाऊंगा, थोड़े कोऑर्डिनेट्स पे आप दिमाग लगा लेते हैं कि क्या क्या होंगे। तो पीजीटी में सबसे पहले आता है हाइपोटेनस पर, जो कि मैं तो डी मान रहा हूँ, है ना। तो पी क्यू है, आना वो बेस कितना है, पीओ और ओक्यू, चलेगा। ये समझ में आता है आप लोगों को? चलो अब बात फंस रही है कि मुझे बताओ पीओ की डिस्टेंस कितनी है? हैं? अरे बेटा देखो पीओ की डिस्टेंस, हाँ सारे सही हैं। तो ये वाला कुछ ज्यादा जानते हैं लगना नहीं, कराना नहीं। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाओ कि क्या आप इसको x2 लिख सकते हैं? नहीं, x2 तो यहाँ से x1 यहाँ तक है, तो PQ की PO की लेंथ कितनी है? x2 माइनस x1 कैसे पता लगता है? फाइनल माइनस इनिशियल, ये हमको पता है ऑलरेडी। चलो पूरे x2 में से x1 माइनस कर दूंगा, इतने में से इतना माइनस होगा तो यही तो बचेगा, तो ये क्या होगा? x2 माइनस x1। इधर आ जाओ, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस y1 है, कितना है बेटा? y1 है। तो मुझे तो सिर्फ इतनी डिस्टेंस चाहिए, ये वाली, तो क्या करूंगा? y2 माइनस y1। क्या ये बात समझ में है बेटा? तो मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पर OP जो है या PO जो है वो कितना आ रहा है बेटा? x2 माइनस x1, और दूसरा OQ है वो कितना आ रहा है? y2 माइनस y1। इज इट ओके बेटा? है ना। अब वैल्यू रख दो। PQ यहाँ पर अपने क्या माना है? डिस्टेंस। PO बताओ कितना है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और OQ बताओ? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से D की लेंथ क्या हो जाएगी? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, डन। यही होता है आपका डिस्टेंस। ये आपका डिस्टेंस है। चलो बेटा ये आपका डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला की क्लैरिटी समझो। पहली बात, ऐसा तो नहीं होने वाला कि आपको डिस्टेंस फार्मूला पूछा जाएगा वो ओरिजिन से डिस्टेंस पूछा जाएगा। अगर ओरिजिन से पूछी जा रही है तो यहाँ पर x1 और y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अरे सुनो ना कि ये जो पॉइंट था P वो कहाँ से था? ओरिजिन पे था, तो ये 0 हो जाएगा। तो x1 और y1 0 0 हो जाएगा, तो x इस तरफ क्या बचेगा? x2 का स्क्वायर, उधर y2 का स्क्वायर बचेगा। तो वही तो निकल के आया था वहां पर, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर आया था। वहीं पर अगर आपको दो पॉइंट्स दे दी जाए, उन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस पूछ ली जाए, तो आप क्या करो? एक पॉइंट को फर्स्ट कोऑर्डिनेट मान लो, दूसरे को सेकंड कोऑर्डिनेट, ठीक है। और उसको क्या कर देना? सेकंड वाले से फर्स्ट के कोऑर्डिनेट्स माइनस कर दो, x का x से माइनस कर दो, y का माइनस। बच्चा फंस गया, बच्चा कह रहा भैया एक बात कहो, मैंने मान लिया ए मतलब p वाले को x1 y1, और इसने मान लिया q वाले को x1 y1। अब क्या करें? तो वहां पे प्रॉब्लम नहीं है। अब समझो 2 माइनस 3 करोगे कितना आएगा? -1। 2 माइनस 3 करोगे कितना आएगा? -1।
3 माइनस 2 करोगे कितना आएगा? +1 आएगा। -1 और +1 का स्क्वायर करो, दोनों का आंसर 1। तो गलती से अगर कोई भी पॉइंट किसी को भी मान लिया जाएगा भी तो भी आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में मान लेते हैं ये कोऑर्डिनेट दिया है 2,3 और दूसरा दिया है -4 -1। सपोज दैट ये वाला दिया है, इधर देख दिमाग लगाना पहले। तो एक बच्चा बोलता है सर लेट दैट्स कॉल्ड टर्म x1 and y1 and that's called we are x2 and y2। आप कैसे ही मान सकते हो, इसको वही x1 y1 मान सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो इसको मैं मान लेता हूँ बेटा ये, इसको मान लेता हूँ b, है ना। तो मुझे ए बी तो निकालना है डिस्टेंस फॉर्मूले से। याद रखना सीबीएसई का साफ साफ रूल है, एमपी का भी साफ साफ रूल है, बिना डिस्टेंस फॉर्मूला लिखे सॉल्व मत कर देना। सबसे पहले लिखना वी नो दैट डब्ल्यू के टी एंड पहले फॉर्मूला, उसके बाद पूरा लिखो जैसे भी चाहो। डब्ल्यू के टी फॉर्मूला पहले लिखना ही लिखना है। फॉर्मूला आपने क्यों लिख दिया? सपोज ये वाला, अब समझो y x2 है, पहले x2 की वैल्यू बोलो कितनी? -4, फिर फॉर्मूले वाला माइनस, फिर x1 की वैल्यू बोलो और फिर स्क्वायर, y2 की वैल्यू बोलो -1, फॉर्मूले वाला माइनस, फिर y1 की वैल्यू बोलो y2 माइनस y1। ठीक है, अब यहाँ बोलो ab की वैल्यू अंडर रूट के अंदर चलेगा। चलो -4 -2 मिलके क्या होता है? -4 -2 मिलके -6 का स्क्वायर, -1 -3 मिलके कितना होगा? -4 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर बोलो 36 और 4 का स्क्वायर बोलो 16। 36 का 16 कितना हो जाएगा? 52। तो आंसर आ जाएगा ए बी का बेटा 52, जो भी आंसर उसमें मीटर देखो 152। क्या बेटा? ना ना क्यों भाई, दोनों ही नंबर होते हैं। अगर नंबर नहीं है तो फिर लगाओ, क्वेश्चन को और अच्छा टफ बनाते चले जाओ, तो और अच्छे तरीके से बनाओ, तो फिर क्या होगा? कभी कभी तुम्हें ए बी की वैल्यू डायरेक्ट दे दी जाएगी, यहाँ इनमें से वैल्यू नहीं दी जाएगी। हाँ, तो मान लो बोल दिया कि ए बी डिस्टेंस 10 है ना, और तुम्हें इनके में से भी कोऑर्डिनेट गायब कर दिया, है ना, तो तब तो क्या मजबूरी बन जाएगी ये स्क्वायरिंग बोलने की, है ना। तो वो तो लग सकता है, बट फॉर्मूला सॉल्व करना समझ में आया। अगर आपको दो कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे, उनमें से सबसे पहले तो x1 y1 को क्लियर होना हो। x1 कौन है, y1 कौन है, कोई पहले तो दिखा दो कॉपी में कि भैया मैं तो उसको बना रहा हूँ x1 y1 और उसको बना रहा हूँ x2 y2, है ना। आप अगर गलती से इसको x2 y2 इसको बना दो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि एंड में होना स्क्वायर है। इज इट ओके बेटा? नोट करो, फिर हम एग्जांपल प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, क्या आपको डिस्टेंस फॉर्मूला का फंडा समझ में आया अभी तक का? 2 या 3 क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, फिर आप देखना कि आपको क्या चीज क्लियर हुई। मैं आपको एक पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपको लिखना कैसे, ठीक है। तो सपोज दैट क्वेश्चन है बेटा -5,7, दूसरा पॉइंट है -3,2। तो आपके इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा? डिस्टेंस। इधर देखो बेटा, सबसे पहले लिखना प्रॉपर तरीके से कैसे, लेट e = -7 दैट्स इंडिकेट x1 और y1। इसे लोगे बेटा, फिर से बता रहा हूँ, लिखना बहुत सिंपल तरीका है इसका, गलती मत कर देना ये वाले पॉइंट्स में, ठीक है, जल्दबाजी या फिर किसी को। और ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा b, जो हो जाएगा -3 दैट्स इंडिकेट x2 और y2, ठीक है। वी नो दैट डिस्टेंस फॉर्मूला जो कि होगा b, जो कि यहाँ पे कौन है बेटा? e, कौन है? करेक्ट, e लिखो, जो कि होगा अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर
लिए बेटा ए बी की, और वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा x2 माइनस मतलब -1 में से फॉर्मूले वाला माइनस x1 की वैल्यू बोलो, x1 की वैल्यू -5, तो बेटा यहाँ बच्चे रूट कर कई बात समझ में आया। ये वाला -1 तो नंबर है जिसकी वजह से आया, ये बीच में जो माइनस आता है वो फॉर्मूले वाला माइनस आता है। अब क्योंकि दूसरा नंबर भी माइनस का आता है तो ब्रैकेट में लिखना हमारी मजबूरी है, ठीक है। बच्चा क्या करता है कि माइनस और माइनस को वो के वो सीधा -5 लिख देते हैं, तो क्या होगा -1 और -5 मिला देगा, फिर वो 6 हो जाएगा -6, जो भी गलत है। यहाँ तो माइनस माइनस पहले क्या होगा मल्टीप्लाई, है ना। तो पर तो यहाँ पे रखने वाला पॉइंट समझो, y2 की वैल्यू ये 7 का स्क्वायर डन। -1 माइनस माइनस की वैल्यू क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस का तो प्लस का 5, और यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 4 का स्क्वायर डन। ये समझ में आया यहाँ पर। चलो तो यहाँ पर ए भी आ रहा है अपना अंडर रूट प्लस का 5 माइनस का 1 कितना होगा प्लस का 4, और इधर तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो ये भी 16 प्लस 16, ठीक है। इसके दो तरीके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 16 माना बोलो, ऐसे लिख सकते हैं 2 × 16, अरे 16 × 16 32 होते हैं, इसका भी तो 32 आंसर होगा, 16 दो बार आ गया है ना। चलो मुझे पता है कि √2 की वैल्यू मुझे नहीं आती, पर √16 का मतलब क्या हुआ, तो आंसर आ जाएगा 4 रूट, है ना। और 32 कर देते, आपका सॉल्व आंसर हो जाता, बिल्कुल सही हो जाता, तो कभी कभी ऑप्शन में नहीं मिलते आंसर, तो ऑप्शन में इस फॉर्म में मिलेंगे, कभी कभी ये भी नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब है तो वहाँ पर 1.414 की वैल्यू रहेगी, ठीक है। और फिर उसका मल्टीप्लाई कर सकते हो यहाँ पर 4 × 1.414, उसके बाद जो आंसर आएगा 16 का 1, 4 1 का 4 5, 16 का 6 पॉइंट आ जाएगा, 4 1 का 4 5, तो कभी कभी आंसर, कभी कभी आंसर यहाँ सिंपल, यहाँ भी 32 हो जाता, कितना हो जाता है बेटा, तो आपकी ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, और ये भी आंसर है। तो आंसर कैसे चेंज हो सकता है, इसकी एक कंडीशन है,